हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज अंकिता एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जुडिशरी गोल्ड। और आज हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं एक नई सीरीज जिसका नाम है स्कूप, जहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वन बाय वन भारत के सभी लैंडमार्क जजमेंट्स को। ये सभी लैंडमार्क जजमेंट्स ना ही सिर्फ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपने देश के कानून का एवोल्यूशन समझना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। यहाँ पर मैं कौन से केसेस लेकर के आऊंगी, इसमें सिर्फ मेरा डिस्क्रिप्शन नहीं होगा। अगर आप चाहें तो आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में अपना केस सजेस्ट करके। जो भी केस आपको लगता है कि मुझे स्कूप में डिस्कस करना चाहिए, आप उसका नाम सजेशन बॉक्स में प्लीज ड्रॉप कर सकते हैं एंड मैं अगले एपिसोड में या अगले सेशन में उस केस को जरूर डिस्कस करूंगी। यहाँ पर स्कूप सीरीज के अंदर हम ना ही सिर्फ केस की कहानी के बारे में जानेंगे, बल्कि हम उसके साथ साथ ये भी समझेंगे कि इसके पीछे के लीगल एस्पेक्ट्स क्या थे, सो दैट ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो आज स्कूप सीरीज में जो पहला केस मैं डिस्कस करने लाई हूं वो है ए.के. गोपालन वर्सेस द स्टेट ऑफ मद्रास। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है हमारे संविधान में पढ़े जाने वाला। तो ये केस के बिना कभी भी आप कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ सकते। आर्टिकल 21 आर्टिकल 13 आपका कंप्लीट ही नहीं हो सकता जब तक कि ए.के. गोपालन केस का डिस्कशन ना हो, इसीलिए शुरुआत इसी केस के साथ में है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। ए.के. गोपालन साहब एक बहुत ही प्रोमिनेंट कम्युनिस्ट लीडर थे एंड एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, जिनको मल्टीपल टाइम स्टेट ऑफ मद्रास ने डिटेन किया। लेकिन इनका ये डिटेंशन कारण नहीं था इस केस का। इस केस का कारण था उनका ऑर्डिनरी लॉ के तहत लगातार चलने वाला डिटेंशन, जिसे कंटिन्यू किया गया प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत भी। एंड यहां थी सारी की सारी बात जिसकी वजह से आपका ये केस अराइज हुआ है, जिसकी वजह से हमें आज ये केस पढ़ने के लिए मिलता है। इस पर्टिकुलर केस के अंदर ए.के. गोपालन साहब 1947 से, जब से देश आजाद हुआ था, इनकी आजादी में खलल पड़ गया था, क्योंकि सरकार निरंतर इन्हें कहां रख रही थी? जेल के अंदर। एक इनका पूरा का पूरा आप कह सकते हैं अरेस्ट जो है वो खत्म होता या एक्सपायर होता या सी क्वैश होता, वैसे ही नया डिटेंशन ऑर्डर इनके खिलाफ आ जाता। एंड निरंतर 1947 से ही वाज इन डिटेंशन ओनली, एंड व्हाइल ही वाज इन डिटेंशन अ न्यू लॉ गॉट पास, दैट वाज द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950। एंड इसके बाद में जैसे ही ये कानून आया, स्टेट ने इस कानून का उपयोग किया ए.के. गोपालन साहब के ऊपर। जो वो डिटेंशन ऑर्डिनरी लॉ में भोग रहे थे, वो डिटेंशन खत्म नहीं हो पाता, इसके पहले ही उन्हें धारा 3 प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत वापस से जेल में डाल दिया गया, है ना। अब यहाँ पर जब उन्होंने कारण पूछा तो बिना ट्रायल के ही उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में अरेस्ट भी किया गया, डिटेन भी किया गया, और साथ ही में ये कहा गया कि ट्रायल करना इसीलिए यहाँ पर प्रैक्टिकेबल नहीं है क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस है। गोपालन साहब ने इसी के चलते हेबिस कॉर्पस की रिट फाइल करी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में, अंडर द आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू चैलेंज हिज डिटेंशन। इनका कहना था कि इनका जो डिटेंशन है इट वायलेटेड मल्टीपल फंडामेंटल राइट्स, पर्टिकुलरली आर्टिकल 14, 19, 21 एंड आर्टिकल 22, जिसके तहत एक अरेस्टेड व्यक्ति को क्या मिलता है? पावर, जिसके तहत एक अरेस्टेड व्यक्ति या एक डिटेन्ड व्यक्ति एंटाइटल्ड होता है अपने अरेस्ट के ग्राउंड्स जानने के लिए और लीगल काउंसिल को अवेल कर पाने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इन सभी बातों की पूर्ति नहीं करी गई थी, उन्हें ग्राउंड्स नहीं इन्फॉर्म किए जा रहे थे, उन्हें लीगल काउंसिल की मदद नहीं देने जा रही थी, इसीलिए इन्होंने इन सारे प्रावधानों का हनन बताते हुए इस अरेस्ट को या इस डिटेंशन को चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर अंडर द आर्टिकल 32। He argued that the procedure established by law under Article 21 must mean just and fair and reasonable procedure and not the arbitrary state action। उनका ये कहना था कि जब आप आर्टिकल 21 के तहत लिखते हैं कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के तहत हम क्या कर सकते हैं, किसी व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी को कर्ब कर सकते हैं या इन्फ्रिंज कर सकते हैं या अब्रिज कर सकते हैं, तो उसका मतलब होता है कि आप जस्ट फेयर एंड रीजनेबल ट्रायल करें या रीजनेबल जस्ट एंड फेयर प्रोसीजर ऑप्ट करें, ना कि एक आर्बिट्ररी स्टेट एक्शन के तहत किसी व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी को कर्ब कर दें और फिर कहें कि ये तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है। अब यहाँ पर जब ये कह रहे थे कि ये आर्बिट्ररी स्टेट एक्शन है, उनका डिटेंशन आर्बिट्ररी स्टेट एक्शन है, तो उनका इशारा था आपके प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के प्रति, क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट उनको ना ही सिर्फ प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखने के लिए कह रहा था, बल्कि इसका सेक्शन 14 उन्हें इस पर्टिकुलर डिटेंशन के पीछे के जो ग्राउंड्स थे उनको भी डिस्क्लोज
करने से या उनको भी जान पाने के लिए रोक रहा था। सेक्शन 14 ऑफ द एक्ट बेसिकली प्रोहिबिट्स द डिस्क्लोजर ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन इन द कोर्ट एंड इवन टू द डिटेनी, यानी कि जिस व्यक्ति को आपने डिटेन किया है ना तो आप उसे ग्राउंड्स बता सकते हैं उसके अरेस्ट के, ठीक है, और ना ही आप कोर्ट में उन्हें इस बात के ग्राउंड्स बताएंगे। इन्हीं सारी बातों के चलते इसे यहाँ पर चैलेंज किया गया था। गोपालन साहब का कहना था कि ऐसा कोई भी प्रावधान जो है वो संवैधानिक नहीं हो सकता, क्योंकि आर्टिकल 22 के ये विरुद्ध है, और ना ही सिर्फ ये आर्टिकल 22 के विरुद्ध है बल्कि एक डिटेन्ड पर्सन के आर्टिकल 21, 19 और 14 के भी ये विरुद्ध है। नाउ द इश्यूज दैट वर मेजरली रेज्ड इन दिस पर्टिकुलर केस वाज कि इज द एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल एज इट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, 19, 21 and 22. Second issue was, does the procedure established by law under article 21 equate to due process of law, which is generally followed in the American constitution or as per the American constitution. Then can the fundamental right under different articles be read together? अब ये एक बहुत बड़ा मसला आया कि क्या हम मल्टीपल फंडामेंटल राइट्स को एक साथ पढ़ सकते हैं, इंटीग्रेट करके पढ़ सकते हैं। दूसरा, जहां पे प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ लिखा हुआ है आर्टिकल 21 के तहत, क्या उसके अंदर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी इंक्लूडेड रहेगा या क्या हम उसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी मान करके चलेंगे। देखिए थोड़ा सा डिटेल दे देती हूँ आपको यहाँ पे प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट के ऊपर, इन केस यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट। देखिए प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो है वो हमारे संविधान के अंदर लिखा हुआ है ना। आर्टिकल 21 में क्लियरली लिखा है कि किसी भी व्यक्ति ना ही सिर्फ नागरिक बल्कि किसी भी व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी और उसके लाइफ से उसे वंचित नहीं किया जाएगा अनलेस देयर इज अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, तो जब तक कि कोई कानून नहीं है, कानूनी प्रावधान नहीं है किसी व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी या फिर उसकी राइट टू लाइफ को कर्व करने के लिए या रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, तब तक आप क्या नहीं करते, उसे उस पर्टिकुलर उन दोनों राइट से वंचित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक और कॉन्सेप्ट है जो जनरली आर्टिकल 21 जैसे राइट्स के साथ में यूज किया जाता है, वो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंडिया के अंदर यूज नहीं किया जा रहा था एट द टाइम जब ए के गोपालन साहब ने पिटीशन लगाई थी, क्योंकि ये लेकिन यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में जरूरी एस्टैब्लिश था, है ना। तो ये आपका ब्रिटिश लॉ का कॉन्सेप्ट है या आप कह सकते हो इंग्लिश लॉ का कॉन्सेप्ट है, जबकि ये आपका अमेरिकन लॉ का कॉन्सेप्ट है ना। और ये ज्यादा प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट है, ज्यादा वाइडर अप्रोच रखता है। ठीक है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ आपको किसी भी लॉ को चैलेंज करने की आजादी नहीं देता था, यानी कि जो कानून लिखा है वो कानून पत्थर की लकीर है, आप उसको तस से मस नहीं कर सकते, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। जबकि अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की अगर हम बात करें तो वहां पर ना ही सिर्फ आप उस कानून को बनाने की प्रक्रिया को चैलेंज कर सकते हैं बल्कि आप कानून को भी चैलेंज कर सकते हैं, उस कानून के एग्जीक्यूशन को भी चैलेंज कर सकते हैं। जबकि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ आपको सिर्फ क्या अलाउ करता है कि अगर उस कानून को सही तरीके से नहीं बनाया गया है, सही प्रोसीजर के साथ नहीं बनाया गया है, तो आप उस प्रोसीजर को चैलेंज करो, बट यू कैन नॉट चैलेंज द लॉ दैट हैज बीन पास्ड प्रॉपरली बाय द लेजिस्लेचर। और ना ही आप यहाँ पर बेसिकली सब्सटैंटिव एक्शन को चैलेंज कर ही नहीं सकते। यहाँ पर आप लेजिस्लेटिव एक्शन को चैलेंज नहीं कर सकते, सब्सटैंटिव लॉ को चैलेंज नहीं कर सकते। ऑल दैट यू कैन डू इज चैलेंज द एग्जीक्यूटिव एक्शंस, यानी कि उन कानूनों का बनाने का प्रोसीजर और उनका इंप्लीमेंटेशन। ओनली these two things can be challenged under the procedure established by law, whereas due process of law आपको हर एक टेंजेंट को चैलेंज करना अलाउ करता था। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये ज्यादा वाइडर और ज्यादा प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट था। पर क्योंकि भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ लिखा था, इट वाज अ वेरी delusional situation for the country and for the Supreme Court कि अब हम इसे इंटरप्रेट क्या करें। ए के गोपालन साहब कह रहे थे कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इंक्लूड किया जाए, फेयर एंड जस्ट एंड रीजनेबल कानून बनाया जाए, या जब जो कानून बना हुआ है उसका सिर्फ जैसा बना हुआ है वैसा होना काफी नहीं है बल्कि उसका जस्ट एंड फेयर होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, जबकि वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के एम्बिट में आता ही नहीं था। तो यहाँ पर आपका सुप्रीम कोर्ट भी कंफ्यूज था। अब देखते हैं कि जजमेंट में निष्कर्ष क्या निकल करके आया। इससे पहले कि जजमेंट के बारे में मैं आगे बढ़ूं, आरजेएस जो आपका एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट होने वाला है वेरी सून, एंड इसी की वजह से हम आपके लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एक आरजेएस के पैटर्न पे बना हुआ एक ओपन मॉक, ऑल इंडिया ओपन आरजेएस मॉक होने वाला है, जो कि जुडिशरी गोल्ड आपके लिए कंडक्ट करवा रहा है 5 जुलाई को। ठीक है, so in case it is not visible in the at the bottom, 5 जुलाई को at 10 AM आपका एग्जाम, आपका जो ओपन मॉक है वो चालू हो जाएगा और ये चलेगा आपका
दोपहर 12 बजे तक, ठीक है। सो 10 AM से लेकर के 12 PM तक आपका टेस्ट चलने वाला है। 2 घंटे का ये मॉक टेस्ट होगा। इसका मोड होने वाला है ऑनलाइन। एंड यहाँ पर अगर आप अपने आप को रजिस्टर कराना चाहते हैं तो आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। देखिए रजिस्ट्रेशन, ये टेस्ट देना इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये हो रहा है ऑल इंडिया लेवल पे एंड इट इज ओपन फॉर एवरीबडी। अगर आप ऑल इंडिया लेवल पर एक मॉक देते हैं जो कि आरजेएस पैटर्न पर बेस्ड है, तो ये ना ही सिर्फ आपको आपकी तैयारी में मदद करता है, बल्कि आपको इस बात से भी अवगत कराएगा कि कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां पर आप शायद थोड़ा सा पिछड़ रहे हैं। ये आपको ऑल इंडिया, या आप कह सकते हैं पैन इंडिया, हर एक बच्चा जो आरजेएस देना चाह रहा है उसके साथ compete करने का मौका देगा एंड आपको एक्चुअल में इन्फॉर्म करेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं ऑल पैन इंडिया लेवल पर आरजेएस देने वाले हर एक बच्चे के साथ में। तो अगर आपको ये टेस्ट देना है तो डू रजिस्टर योरसेल्फ। चलिए अब आते हैं हम जजमेंट के ऊपर। अब यहाँ पर 3 मसले थे। अब इन 3 मसलों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट था, लेट अस सी वन बाय वन। मेजॉरिटी ओपिनियन आया यहाँ पर 5:1 के रेशियो से आपका जजमेंट आ गया। आर्टिकल 21 procedure established by law means any law validly passed by the parliament and not natural justice or due process of law। यहाँ पर कुल मिलाकर के गोपालन साहब की जो एक तरीके से उनका जो सजेशन था या उनकी जो मांग थी कि किसी भी कानून का सिर्फ होना जरूरी नहीं है या उस कानून का वैलिडली पास हो जाना जरूरी नहीं है, बल्कि उस कानून की सैंक्टिटी चेक करना जरूरी है, उस कानून का फेयरनेस, रीजनेबिलिटी एंड उसका जस्ट होना जरूरी है। इन सारी बातों को डिनाई कर दिया गया और कहा कि हमारे संविधान के आर्टिकल 21 के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ लिखा है, जिसका मतलब सिर्फ इतना होगा कि अगर कोई कानून वैलिडली पास कर दिया जा चुका है पार्लियामेंट के द्वारा तो आप उस कानून को चैलेंज नहीं कर सकते। हाँ, अगर चैलेंज करना ही है तो उसका इंप्लीमेंटेशन जरूर चैलेंज हो सकता है। अदर देन दैट द लॉ इन इटसेल्फ कैन नॉट बी चैलेंज बिकॉज हम नेचुरल जस्टिस या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को यहाँ पर इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं। तो एक सबसे बड़ा सेटबैक मिला यहाँ पर हमारे देश के कानून व्यवस्था को। उसके बाद में आते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ राइट्स के ऊपर। यहाँ पर कोर्ट का कहना था, जो एक इशू था कि क्या सारे या मल्टीपल फंडामेंटल राइट्स को एक साथ एक्यूमुलेट करके इंटरप्रेट किया जा सकता है या क्या इनको हम साथ में समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्या इनको कंपाइल किया जा सकता है। तो यहाँ पर कोर्ट का कहना था कि आर्टिकल 19 एंड 21 आर डिस्टिंक्ट सिंस डिटेन्ड पर्सन्स डोंट एंजॉय आर्टिकल 21 फ्रीडम, दैट आर्टिकल वाजंट वायलेटेड। तो अब कोर्ट ने कहा कि आप जो है ना क्यूमुलेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। जो ये क्वेश्चन था आपका यहाँ पर कि क्या फंडामेंटल राइट्स अंडर द डिफरेंट आर्टिकल्स कैन बी रेड टुगेदर, तो कोर्ट ने यहाँ डिनाई कर दिया। कोर्ट ने कहा देखिए भाई, जिस व्यक्ति को हमने डिटेन किया हुआ है ना, जिसका डिटेंशन आर्टिकल 21 अलाउ कर रहा है, अगर उस व्यक्ति को हमने डिटेन कर लिया तो उसको फ्रीडम कैसे दिया जा सकता है। भाई एक बात करता है पर्सनल लिबर्टी को कर्ब करने की एज पर दी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, और आर्टिकल 19 वहीं पर बात करता है अगले को लिबर्टी देने की। दोनों चीजें साथ में कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं एंड देयरफॉर द कोएग्जिस्टेंस ऑफ दीज टू राइट्स कैनॉट बी सीन एंड आल्सो आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 कैनॉट बी रेड टुगेदर एंड हेंस यहाँ कोर्ट ने कहा कि भैया देखिए, जो व्यक्ति है उनको डिटेन किया जा रहा है, उनका डिटेंशन एकदम वैलिड है क्योंकि कानून वैलिड है जिसके तहत उनका डिटेंशन किया गया है। इसीलिए आर्टिकल 19 उनको नहीं अवेलेबल कराया जा सकता, और क्योंकि आर्टिकल 19 उनको अवेलेबल नहीं कराया जा सकता है, इसलिए आर्टिकल 19 का कोई किसी तरीके का कॉन्ट्रवेंशन या अतिक्रमण भी यहाँ पर नहीं किया गया है इस कानून के द्वारा। साथ ही में कोर्ट का कहना था द प्रिवेंटिव डिटेंशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल, the preventive detention is constitutional except section 14 which withholds grounds of the detention as that violates article 22 clause 5। अब कोर्ट ने इसमें ये जरूर कहा कि पूरा का पूरा प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो है वो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल या वॉइड नहीं है, लेकिन हाँ सेक्शन 14 जो है वो जरूर अपने आप में असंवैधानिक है क्योंकि वो आर्टिकल 22 क्लॉज 5 का उल्लंघन करता है या अतिक्रमण करता है। इसीलिए सेक्शन 14 को क्या कर दिया गया, यहाँ पर वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। हम अक्सर आर्टिकल 13 क्लॉज 2 पढ़ते हुए इस केस का रेफरेंस जरूर देखते हैं, जहां पर हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी पढ़ते हैं, वहां पर हम जरूर ये देखते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी ने किस तरीके से पूरे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को वैलिड रहने दिया और सिर्फ आपके सेक्शन 14 को उठा करके वॉइड डिक्लेयर कर दिया है ना। सो किस तरीके से डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी ने आपकी सिर्फ सेक्शन 14 को सीवियर आउट करके वॉइड डिक्लेयर करने का आपको कह दीजिए कन्वीनियंस दे दिया। फिर उसके बाद में साथ ही में अब हमने देखा था कि मेजोरिटी कितनी मेजोरिटी से पास किया गया था जजमेंट, 5:1 की मेजोरिटी से। अब इसमें 5 लोग तो थे आपके ए के गोपालन साहब के जो जजमेंट आया उसके फेवर में, जबकि एक व्यक्ति थे जो डिसेंटिंग ओपिनियन दे रहे थे, वो व्यक्ति थे जस्टिस फजल अली। इनका कहना था he argued for a broader interpretation of article 21 and he said that it should include due process and fair hearing
अलाइनिंग इट विद द नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल्स, जहां पर इनका ये कहना था कि देखिए कुछ भी हो जाए, चाहे हमें हमारे संविधान के अंदर जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ लिखा है उसे इतना ज्यादा नैरो तरीके से इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को हमें यहाँ पर इंटीग्रेट करना चाहिए, क्योंकि फेयर हियरिंग और इन सारे चीजों का नेचुरल जस्टिस के साथ अलाइन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ काफी नहीं होगा। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, फेयर हियरिंग, अलाइनिंग इट विद द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस इज एज इंपॉर्टेंट एज दैट। इसी के साथ में जजमेंट फाइनली आया विच गेव अ नैरो इंटरप्रिटेशन टू द प्रोसीजर। आर्टिकल 21 रिक्वायर्स only that deprivation follows a legislated procedure, not necessarily fair and reasonable in substantive sense। यानी कि अगर आप बात करें डिप्राइवेशन की तो वो सिर्फ कहां पर हो सकता है कि प्रोसीजर, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर सही से फॉलो नहीं हुआ, लेकिन अगर कोई कानून प्रॉपर लेजिस्लेटिव तरीके से लेजिस्लेट किया जा चुका है तो आप उसे सब्सटैंटिव सेंसेस में क्वेश्चन नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये फेयर नहीं है या फिर ये रीजनेबल नहीं है। फर्दर द कोर्ट ऑल्सो सेड फंडामेंटल राइट्स आर डिस्टिंक्ट फ्रीडम्स अंडर आर्टिकल 19 डोंट ऑटोमेटिकली अप्लाई टू 21। प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉल्स आउटसाइड आर्टिकल 19 स्कोप एंड देयरफॉर यहाँ पर मिक्स्ड इंटरप्रिटेशन या कंप्लीट एक कंपाइल्ड इंटरप्रिटेशन देने से यहाँ पर मना कर दिया। द कोर्ट स्ट्रक इट डाउन फॉर वायलेटिंग आर्टिकल 22 क्लॉज 5 ensuring the detainees must be informed। सेक्शन 14 को वहीं पर आपकी अगर देखें स्ट्राइक डाउन कर दिया गया, सो दैट जो डिटेन लोग हैं उनको ग्राउंड्स बताए जा सके उनके डिटेंशन के। तो ये पूरा का पूरा जजमेंट था जहां पर 3 एस्पेक्ट्स पे मेजरली बात हुई। पहला, क्या हम आर्टिकल 21 के अंदर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को कंबाइन करें? कोर्ट ने कहा नहीं कर सकते हो। जो लिखा हुआ है वही मानना पड़ेगा, वो फेयर है, जस्ट है, रीजनेबल है या नहीं है, दैट इज नॉट अ कॉल फॉर यू टू मेक और फॉर यू टू चैलेंज। दूसरी बात, क्या हमारे मल्टीपल फंडामेंटल राइट्स को हम कंसोलिडेट करके या एक साथ पढ़ सकते हैं? कोर्ट का यहां पर भी जवाब था कि नहीं। आर्टिकल 21 होने के माध्यम से, आर्टिकल 21 होने के कारण आपके पास आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली नहीं आ जाता, इसीलिए इन दोनों आर्टिकल्स को साथ में रीड नहीं किया जा सकता, या मल्टीपल फंडामेंटल राइट्स को एक साथ रीड नहीं किया जा सकता है। और जहां तक बात थी सेक्शन 14 ऑफ आपके प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट की, तो वहां पर पूरे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना बताते हुए सिर्फ सेक्शन 14 को अलग किया, सीवियर आउट किया एक्ट से और उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। फाइनली चलिए, ये तो यहां हमने बात डिस्कस कर ही ली है। आगे अब इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बिफोर आई एंड द सेशन, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। जुडिशरी गोल्ड लेकर के आ रहा है एक लक्ष्य बैच। ये लक्ष्य बैच अपने आप में बहुत ही खास बैच है, क्योंकि इसे क्यूरेट किया गया है उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, या उन लोगों को ध्यान में रखते हुए जो कोर्ट जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और अपने लिटिगेशन में बहुत एक्टिवली इंडल्ज्ड है। क्योंकि आप लिटिगेशन में इंडल्ज्ड हैं, आपसे ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि आप दिन भर फ्री रहें या दिन भर अवेलेबल रहें, या जो प्राइम आवर्स हैं विच आर बेसिकली की मॉर्निंग से लेकर के शाम को आप 7-8 बजे तक अवेलेबल रहें, ये आपसे अपेक्षा करना थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि थोड़ा जस्ट नहीं रहेगा। इसीलिए हमने आपके लिए क्यूरेट किया है एक बैच जो फंक्शन करेगा रात को 8 से 10 बजे। ये बैच का टाइमिंग ही रात को 8 से 10 बजे है, जब आप ऑलरेडी अपने कोर्ट से फ्री हो चुके होते हैं, अपनी लिटिगेशन लाइफ से फ्री हो चुके होते हैं, आपको थोड़ा सा यहाँ पर आराम भी करने का समय दे दिया गया है। इसी के साथ में ताकि आपकी पढ़ाई चलती रहे, क्योंकि जुडिशरी ने अब जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब कर दिया है, एंड जब नहीं भी किया था तब भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स थे जो साथ साथ प्रैक्टिस या लिटिगेशन में भी इंडल्ज थे और साथ में जुडिशरी की भी तैयारियां कर रहे थे, तब भी उन्हें ये प्रॉब्लम अक्सर देखने को मिलती थी। बट क्योंकि अब ये प्रॉब्लम लगभग हर बच्चे को देखने के लिए मिलेगी, हर एक बच्चे को इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, हमने आपके लिए ये बैच क्यूरेट कर दिया है जो 8 से 10 बजे तक चलेगा। यानी कि आफ्टर योर कोर्ट आवर्स यू कैन इंडल्ज इनटू स्टडीइंग विद अस एंड you can finish your syllabus for the respective state। ये क्लासेस होने वाली हैं बाइलिंगुअल मोड में, कंप्लीट 360 डिग्री प्रिपरेशन आपको मिलेगा एक फास्ट पेस के ऊपर, ताकि आपका बहुत ज्यादा समय यहाँ पर खराब ना हो। 12 मंथ की पूरी कोर्स की वैलिडिटी है, सो द कोर्स वैलिडिटी ऑफ 12 months, 24/7 you will have access to the high quality और you can say the high resolution वाला लेक्चर्स जो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में अपने पोर्टल के ऊपर मिल जाएंगे। सो इफ यू आर एनरोल्ड, आपके
डैशबोर्ड के ऊपर आपको मिलने वाले हैं ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स 24/7, यानी कि एक बार क्लास हो चुकी है, क्लास के बाद में आप इस रिकॉर्डेड लेक्चर को कभी भी अवेल कर सकते हैं। ये आपको आपके डैशबोर्ड के ऊपर, आपके पोर्टल के ऊपर आपको मिल जाएगा। इसी के साथ में आपको पर्सनलाइज मेंटरशिप मिलेगी और फीडबैक मिलेगा आपके रिस्पेक्टिव फैकल्टीज से। तो जिस भी फैकल्टी से आप कंसल्ट करना चाहें, आपको उनकी मेंटरशिप भी मिलेगी और साथ ही में उनका एक फीडबैक भी मिलेगा अबाउट योर प्रिपरेशन। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं या एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं और लिटिगेशन में भी काम कर रहे हैं, और अब तो हर एक व्यक्ति के लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया है, बट स्टिल देयर आर स्टिल सम स्टूडेंट्स हु हैव नॉट पास्ड देयर कॉलेजेस एंड हु हैव नॉट एनरोल्ड एज एडवोकेट्स, और अभी से वो तैयारी करना शुरू कर चुके हैं। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एनरोल्ड है, बार में एडवोकेसी कर रहे हैं और साथ साथ अपने जुडिशरी के ड्रीम को भी पूरा करना चाहते हैं, तो ये लक्ष्य बैच आप सबके लिए सबसे बड़ा और सबसे अच्छा ऑप्शन है, जिसके थ्रू यू कैन मेक श्योर कि ना आपकी प्रैक्टिस सफर करेगी और ना आपकी तैयारी सफर करेगी। इसी के साथ में अगर आप अपने आप को यहाँ पर एनरोल कराते हैं यूजिंग दिस, यू कैन स्कैन इट हियर एंड यू कैन गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड और एनरोल्ड इनटू दिस कोर्स। एंड आपको यहाँ पर ये कोड यूज करने पर JGYT15, ये कोड यूज करने पर आपको मिलेगा फ्लैट 15% ऑफ ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्स। सो अगर आप इस कूपन कोड के तहत अपने आप को एनरोल करा रहे हैं, अगर आप YT सेशन देख रहे हैं और अगर आप YT से इस कोर्स के बारे में अवगत हुए हैं, तो आप यहाँ पर अपना ये कोड यूज करके अपने लिए 15% तक का 15% फ्लैट 15% तक का नहीं, फ्लैट 15% का क्या ले सकते हैं, डिस्काउंट ले सकते हैं। आई होप ये सेशन आपके लिए कारगर साबित हो और ये बैचेस की इंफॉर्मेशन आपके लिए कारगर साबित हो। जुड़े रहिएगा हमारे साथ में। नेक्स्ट सेशन में मैं लेकर के आऊंगी एक और लैंडमार्क जजमेंट। इफ यू हैव एनी जजमेंट्स इन योर माइंड, यू कैन गिव देम इन द कमेंट बॉक्स बिलो। आप उसे सजेशन डाल दीजिए, मैं जरूर उस जज केस के ऊपर एक पूरा का पूरा लीगल एस्पेक्ट का कवरेज लेकर के आऊंगी आप लोग के सामने। बाय गाइज, मेक योर डे ग्रेट, गुड नाइट।